केशवानंद भारती याद कैसे किए जाते हैं, तो केवल एक लाइन में आज हम अपनी व्याख्या को इस तरह से करें, ये वो थे जिनके कारण इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। आप यूं समझ लीजिए, ये वो थे जिनसे तंग आकर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो कि सबसे सीनियर ऑर्डर का वकील हुआ, सीनियर ऑर्डर के जजेस हुआ करते थे, उनके पदक्रम को बदलकर 2 जजेस को बाईपास करके अपनी पसंद के एक जज को चीफ जस्टिस बना दिया। ये वो थे जिन पर आए फैसले को पलटने के लिए इंदिरा गांधी जी द्वारा नियुक्त किए गए चीफ जस्टिस ने इंदिरा गांधी जी को खुश करने के लिए दोबारा से 13 जजेस की बेंच घोषित कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विरोध करने के कारण आफ्टर ऑल वो चीज रुक पाई। यानी कि केशवानंद भारती भारतीय राज व्यवस्था में एक इतना लैंडमार्क डिसीजन है, और वो इंदिरा गांधी जी के तानाशाह बनने की जो स्टोरी है उसका मेन पिलर है। यानी एक तरह से अगर केशवानंद भारती ना हुए होते तो शायद आज इंडिया में डेमोक्रेसी ना होती, इंडिया बहुत पहले डिक्टेटरशिप में जा चुका होता। इंदिरा गांधी जी का जो इमरजेंसी का काल था, जिस समय पर उन्होंने इमरजेंसी से जस्ट पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे जिसके चलते उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, पार्लियामेंट के नाम पर सत्तारूढ़ पार्टी के कब्जे में लेने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे भारतीय संविधान और भारत की डेमोक्रेसी को बचाया, उसकी वानगी है ये। क्या कहानी है, चलिए थोड़ा सा बेसिक रूप से समझा देता हूं, क्योंकि अगर मैं लाइन टू लाइन चलूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिलहाल के लिए हल्की सी जानकारी आप ऐसे जान लीजिए। देखिए, जब हम भारतीय राज व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें एक चीज आप और हम सब अच्छे से जानते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। हम कहते हैं कि भारत के संविधान में जो हमें सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज पसंद है वो क्या है? मूल अधिकार, भारत में रहने का अधिकार, जिसके माध्यम से हमें वो शक्तियां दी गई हैं कि एक भारतीय होने के नाम पर, एक इंडियन होने के नाम पर आपको ये सब मिलेगा। यानी देश आजाद हुआ तो इंडियंस को क्या मिला? बोले सबसे बड़ी चीज मिली मूल अधिकार। यानी अगर आपको ये ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने जा सकते हैं। अच्छा साहब, जैसे जैसे आप देश में रहेंगे तो आपको समानता का अधिकार मिलेगा, आपको इक्वलिटी का अधिकार मिलेगा, आपको धर्म की हिफाजत का अधिकार मिलेगा। ऐसे तमाम 7 प्रकार के अधिकार देश की आजादी के साथ हमें दे दिए गए। उनमें 7वां अधिकार प्रॉपर्टी का अधिकार हुआ करता था। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति के मालिक हैं। ये अधिकार हमें दिए गए। फंडामेंटल राइट्स जब हम सभी को मिले तो हमने कहा कि इंडिया में रहना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने जैसा है, क्योंकि इंडिया अपने आप में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान बना ली है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम किस बारे में? आर्टिकल 13 के बारे में। और जब आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो आपको ये बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा आर्टिकल था आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्टिकल 368 में कहा गया था कि यदि संसद चाहे तो वो संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर सकती है। अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। एक तरफ तो फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 13 है। यानी ऐसे ऐसे कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को कम करते हो उन्हें सुप्रीम कोर्ट है वो हटा देगी। और एक तरफ 368 में बोला गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये 2 आर्टिकल अपने आप में एक दूसरे के साथ ही उलझे हुए थे, क्योंकि संविधान का ही हिस्सा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो 368 जब ये बात बोलता है कि संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ संसद के पास ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट समेत पूरे संविधान में संशोधन कर दे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पास यह ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट में संशोधन ना होने दे। इन्हीं आधार पर सुप्रीम कोर्ट और संसद की लड़ाई, इसी लड़ाई का केस है केशवानंद भारती केस। साथियों, सन 1967 में एक केस हुआ जिसका नाम था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता।
संसद द्वारा फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह 1967 का एक लैंडमार्क डिसीजन था जिसे गोलकनाथ केस के नाम से जानते हैं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। गोलकनाथ केस 1967, और इस केस के पूरे होने के बाद में इंदिरा गांधी जी को लगा कि अगर मैं फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर पाई तो फिर मैं कैसे फंडामेंटल राइट के नाम पर जो आर्टिकल 31 दिया गया है उसमें संशोधन कर पाऊंगी। आर्टिकल 31 क्या था? आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता था? इसमें होता था कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक है उससे उसे कोई नहीं छीन सकता, इंक्लूडिंग सरकार भी नहीं छीन सकती। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय तक हमारे पास जो जमीनें हुआ करती थी वो कुछ ही संपन्न वर्ग के लोगों के पास हुआ करती थी। बाकी लोग तो वहां पर किसानी करने का काम करते थे, क्योंकि हमारे देश में उस समय पर जो जमींदारी व्यवस्था, लैंड होल्डर व्यवस्था थी अंग्रेजों के काल की, उसमें लैंड होल्डर्स के पास ही हजारों बीघा जमीन हुआ करती थी, आम आदमी के पास जमीनें नहीं हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए यह मजबूरी था कि वो जो जमीन है उसको लिया जाए और लेकर आम जन में बांटा जाए। आम जन में बांटने के लिए आर्टिकल 31 बहुत बड़ा रोड़ा था, क्योंकि आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट के माध्यम से यह कह चुका था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आर्टिकल 31 में भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 1 के अंदर शेड्यूल 9 जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया शेड्यूल 9 के अंदर कि यदि ऐसा लगता है केंद्र सरकार को या संविधान निर्माताओं को या फिर वो जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कानून हो जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर्टी के अधिकार में कोई संशोधन करना है, तो उन पर किसी भी प्रकार का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में खड़ा ना करना हो तो उन्हें शेड्यूल 9 में यानी अनुसूची 9 में डाल दिया जाए। अनुसूची 9 एक प्रकार का बाईपास बनकर आया किस चीज का? फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने का। इसी का लाभ उठाते हुए बहुत सारी राज्य सरकारों ने फंडामेंटल राइट को कट शॉर्ट करने के लिए, या फिर यह कहिए कि प्रॉपर्टी के अधिकार को लोगों से लेकर जनता में बांटने के लिए कानून बनाने शुरू किए। शुरुआत हुई, बहुत सारे राज्य इसमें इन्वॉल्व हुए, चर्चा पहुंची केरल तक। केरल सरकार ने इसी आधार पर प्रेरित होते हुए अपना एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित किया, जिसके तहत उन्हें जितनी भी मठ या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जगह है उनको कब्जे में लेना था। ऐसे ही एक मठ, इडियार मठ, जिसके सम्महंत हुआ करते थे केशवानंद भारती, इनके मठ पर भी सरकार का बुलडोजर चल गया। यानी एक प्रकार से इस मठ की जमीन को कब्जाने के लिए सरकार निकल पड़ी। जब जमीन को कब्जाने के लिए निकल पड़ी तो ऐसी स्थिति में केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 31 की पैरवी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आया कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा है या नहीं, लेकिन मैं चूंकि एक धार्मिक मठ हूं और किसी भी फंडामेंटल राइट में अगर धर्म की बात की जाए तो आर्टिकल 26 मुझे यह पावर देता है कि मैं अपने धर्म के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए जो आवश्यक कार्य हैं उन्हें कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में मेरे इस लैंड पर मेरे कब्जे को आर्टिकल 31 से नहीं 26 से रिलेट करके मेरे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात से कन्विंस भी था और अनकन्विंस भी था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि 26 की पालना में अगर हम आर्टिकल 13 का उपयोग करके केरल हाईकोर्ट के कानून को रद्द कर दें, केरल सरकार के कानून को रद्द कर दें, तो फिर प्रश्न यह बनने लगेगा कि ऐसे तो हर कोई व्यक्ति बाहर निकलकर आ जाएगा और वो कहेगा कि मेरी जमीन इस खास प्रयोजन में काम आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही कंफ्यूज हो गई कि करें तो करें क्या, क्योंकि एक तरफ फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरी तरफ राज्य के विकास के लिए उठाए गए नीति निर्देशक तत्व हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केशवानंद भारतीवाद पर सुप्रीम कोर्ट तसल्ली से बैठती है, क्योंकि मसला यहां पर यह फंस चुका होता है कि किस प्रकार से इस रास्ते को पार किया जाए। कौन से रास्ते को? आर्टिकल 13 वर्सेस 368 की लड़ाई को, गोलकनाथ केस के अंदर संविधान में संशोधन ना करना, और इस तरफ से इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 24, 25, 29 के द्वारा यह प्रयास करना
कि मैं संविधान को ही बदल दूंगी, मैं 368 में ही ये पावर डाल दूंगी कि मैं फंडामेंटल राइट भी बदल सकती हूं। मेरे प्यारे साथियों, 1967 के अंदर जब गोलकनाथ केस हुआ था, उस केस के बाद यह निर्धारित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो उसमें संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, तो फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती, तो इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 24, 25 और 29 के माध्यम से उन नियमों में ही परिवर्तन कर दिया जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसले ले रही थी। एक प्रकार से चला यह युद्ध सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद का युद्ध था, जिसमें एक तरफ संसद खड़ी थी और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी। यह दौर ऐसा था जिस समय इंदिरा गांधी जी लगातार जो भी प्रयास कर रही थी, जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, प्रीवी पर्स पर कब्जे का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ऐसे लगातार जो फैसले आ रहे थे, इससे इंदिरा गांधी जी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। तभी तो जब यह वाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत हो गई लड़ाई, अब टेबल पर बैठना पड़ेगा। और साथियों, भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच स्थापित की गई, 13 जजेस की बेंच। और उस 13 जजेस की बेंच के अंदर बड़े बड़े वकील, साथियों कहते हैं न जाने कितने देशों का तो संविधान पढ़ा गया, ना जाने इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा, मतलब 13 जजेस की बेंच लगभग 68 दिनों तक बैठी, लगभग 1000 पेज का डिसीजन आया, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह डिसाइड करना था कि क्या संसद के पास फंडामेंटल राइट्स में या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की अपरंपार क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कभी भी बहुमत की जो सरकारें आएंगी वो अपने हिसाब से संविधान में परिवर्तन कर देंगी, तो फिर कभी लोकतंत्र की बहाली हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का शासन हो यह नहीं जरूरी है। लोकतंत्र में है कि जितने भी समाज के वर्ग हैं उन सब की देखभाल हो, उन सब की बातें सुनी जाएं। यदि बहुमत के आधार पर सरकारें बनने लगे और बहुमत से ही अगर संविधान बदलने लगे, तो ऐसी स्थिति में देश में रह रही माइनॉरिटीज का, देश में रह रहे उन लोगों का जिनकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं है, कल को हो सकता है वो रोजगार मानने वाले युवा हो, कल को हो सकता है वो कहीं के कर्मचारी हो सकता है वो कहीं महिलाएं हो सकता है कहीं बच्चे हों, उनकी बात को दबा दिया जाए। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को बैठना उचित लगा और बैठ करके इस पर डिबेट शुरू हुई। साथियों, इंटरेस्टिंग परिणाम निकल कर आए। इंटरेस्टिंग परिणाम ये थे केशवानंद भारतीवाद में कि संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दोबारा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पर हम 1-1.5 घंटे का लेक्चर लेंगे, अभी तो मैंने बिल्कुल कट शॉर्ट करके उड़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको मूल चीजें बता दी है, मैंने आपको बता दिया महत्व क्या है। फैसला आया केशवानंद भारतीवाद के अंदर कि जहां पर पहले गोलकनाथ में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है, उस फैसले को बदलते हुए, गोलकनाथ को बदलते हुए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच ने 7-6 के फैसले से यह फैसला दिया, यानी कि 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में यह फैसला दिया कि संसद संविधान में फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, यानी अपना फैसला बदल दिया। तो बोले ये तो एक प्रकार से इंदिरा गांधी जी की जीत हो गई। नहीं, पॉइंट नंबर दूसरा था। पॉइंट नंबर दूसरा यह था कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े। मेरे प्यारे साथियों, 1973 के इस केशवानंद भारती मामले के अंदर पहली बार भारतीय डेमोक्रेसी में एक नई डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकते। बोले जैसे? बोले अपने संविधान की मूल स्ट्रक्चर में है कि भारत में समानता का भाव हो, भारत के अंदर इक्वालिटी हो, रूल ऑफ लॉ हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। ऐसी जो चीजें हैं जो डॉक्ट्राइन के रूप में धीरे धीरे इवॉल्व होती रहेंगी, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। यानी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए बुद्धिमान जजेस ने सरकार को भी संतुष्ट कर दिया, यह कहते हुए कि आप संशोधन कर सकते हैं, यानी आप जीत गए। वहीं दूसरी तरफ एक इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी और कहा कि इस लिस्ट के अंदर नए नए पॉइंट्स समय समय पर जुड़ते जाएंगे, यानी इन चीजों में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। हम इन्हें संविधान नहीं कहते,
हम इन्हें संविधान की आत्मा कहते हैं, आप इनमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। इस बात से इंदिरा गांधी जी इतना फ्रस्ट्रेट हुई कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। एवं सीकरी करके उस समय जज हुआ करते थे जिन्होंने ये फैसला दिया था, वो जैसे ही रिटायर हुए उनकी जगह एम एन रे करके एक वो थे, जज थे, जिनको इंदिरा गांधी जी ने 2 पद प्रमोट करके उस पद पर बिठाया। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग अगर ऐसा करने लग गए तो फिर मेरे प्रधानमंत्री होने का क्या मतलब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस हायरार्की को ही बदल दिया और हायरार्की को बदल करके अपनी पसंद के एक जज को सीजेआई बना दिया। बने हुए सीजेआई ने आते ही अपने आकाओं को प्रसन्न करने के लिए, इंदिरा गांधी जी को खुश करने के लिए तत्काल प्रभाव से दोबारा 13 जजेस की बेंच बनाई कि नहीं, अब केशवानंद भारतीवाद का रिव्यू करेंगे क्योंकि फैसला 7-6 से आया है, मैं रिव्यू करने उतरता हूं। और भाई साहब वो रिव्यू करने के लिए जैसे ही उन्होंने दोबारा कमेटी बनाई, उस कमेटी के बनते ही जजेस ने ही बायकॉट कर दिया कि हम इस कमेटी में जाएंगे ही नहीं, हम इस बेंच में बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इंटेंशनली किया गया कार्य है। और इस प्रकार से केशवानंद भारती का 24 अप्रैल 1973 का आया हुआ फैसला भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में एक लैंडमार्क डिसीजन के रूप में दर्ज हुआ। हालांकि केशवानंद भारती इस केस को हार गए थे, उनकी जमीन सरकार के पास चली गई थी, लेकिन इस केस ने भारत को संविधान के साथ साथ डेमोक्रेसी बचाने का रास्ता दे दिया था। इसलिए इस दिन को बहुत ही रिमार्केबल दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथियों, कहा जाता है कि इससे परेशान होकर जब लगातार इंदिरा गांधी जी सारे काम कर रही थी, इसी बीच में इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला देते हुए इंदिरा गांधी जी के चुनाव को ही अवैध सिद्ध कर दिया कि नहीं, उनके इलेक्शन में धांधली हुई थी। इलेक्शन में धांधली के चलते उनकी प्रधानमंत्री का पद ही चला गया। प्रधानमंत्री के पद जाने से फ्रस्ट्रेट हुई इंदिरा गांधी जी ने तुरंत सारे सिस्टमों पर रोक लगाते इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। यानी आपातकाल की घोषणा जो है उसका भी पैर जो है वो यही केशवानंद भारती से रखा गया था। ठीक है ना। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गोलकनाथ से शुरू होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद की जो ये लड़ाई है, इसी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी और भारत में तानाशाही आने से बचाई थी। इमरजेंसी के माध्यम से फिर 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट हुए। 42nd अमेंडमेंट हुआ, फिर बाद में इमरजेंसी के बाद 44th अमेंडमेंट हुआ। लेकिन इन अमेंडमेंट्स के माध्यम से जो भी प्रयास थे वो संविधान में संशोधन के तो हुए, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोकतंत्र को बचाने में महती भूमिका निभाई थी। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि आप सब एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करें, महिलाएं पुरुषों के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ। ठीक है, चलो धन्यवाद।